तो दोस्तों आज हमारी चर्चा होने वाली है नोट्स मेकिंग पर। विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको अपने नोट्स तैयार करने। नोट्स की इम्पोर्टेंस तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो लास्ट टाइम पर आपके अपने हाथ में नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। कई टॉपर्स को आपने सुना होगा कि सिनॉप्सिस बनाइए, अपने रिवीजन नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम पर रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा रिवीजन होता है, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ हम अपना पेपर देने जाते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा कई जगह, जब भी आप किसी से पूछते हो कि किस प्रकार से तैयारी की जाए, तो यही बात आप लोगों को सुनने में आती होगी कि अपने नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस करिए। यहाँ से आपका मेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात आपने सुनी होगी कई जगह और आप लोग ये बात जानते भी हो, लेकिन हम नोट्स नहीं बनाएँगे। सभी स्टूडेंट्स का यही है कि हम नोट्स नहीं बनाएँगे। जुगाड़ से अगर हमें कहीं से बने-बनाए नोट्स मिल जाते हैं, तो उनको पढ़ के जल्दी सफल हो जाएँगे। डेली 1-2 बच्चों को समझाना पड़ रहा है कि ये पीपीटी नोट्स आपको दे रहा हूँ, इनके प्रिंट आउट मत कराइए। क्यों नहीं कराना है? क्योंकि हमें अपने नोट्स बनाने हैं। 2026 जितने बच्चों का अभी मेंस है, सभी कॉल करते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि कैसे भी करके संजीवनी नोट्स को प्रिंटेबल फॉर्म में उपलब्ध कराइए। क्यों कराना है? क्योंकि हमारे पास नोट्स नहीं है, मेंस हमारा क्वालीफाई हो गया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। तो ये समस्या लगातार सब बच्चे फेस कर रहे हैं। तो क्या आप लोग भी यही समस्या फेस करना चाहते हो 2027 मेंस के पहले, कि जैसे-तैसे प्रीलिम्स तो क्वालीफाई हो गया है, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पा रहे? और अगर आगे जा भी रहे हैं, क्योंकि मेंस देना तो ज़रूरी है, अब प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया, तो अब क्या कर रहे हैं हम, कि अब हम ज़बरदस्ती मेंस देने का सोच रहे हैं, कि चलो प्रीलिम्स हो गया, इस बार दे के देख लेते हैं, अनुभव हो जाएगा। जब अगली बार हम देंगे तो अब तैयारी के साथ देंगे, जो कि हम अपने बचपन से कक्षा 5वीं से तो आप लोगों को याद होगा कि भगवान इस बार का पेपर निकल जाए, अगली बार हम हर स पूरा साल पढ़ेंगे। ये सबके मन में ख़्याल आता था, कक्षा 5वीं से लेकर अभी तक। फिर अगली साल के बोर्ड पेपर आते थे, तो भगवान बस ये निकल जाए, अगली साल तो साल भर मेहनत करेंगे। लास्ट टाइम के लिए नहीं बैठेंगे कि हम तो एग्ज़ाम में पढ़ लेंगे। सब बच्चे इससे गुज़रते हैं, मैं भी गुज़रा हूँ, फिर भी हमें चीज़ें समझ नहीं आती और आज भी 20 साल बाद वो स्थिति बनी हुई कि अभी पढ़ते चलते हैं, नोट्स बनाएँगे, बाद में देखेंगे। लेकिन पहला काम क्या है? नोट्स आपको बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है। आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, एक-एक बात आपको बताऊँगा, कैसे नोट्स बनाने हैं। लेकिन अगले 6-7 महीने बिल्कुल कमर कस के रखिए कि अगर एमपीपीएससी क्वालीफाई करना है, तो हमें ये नोट्स जैसी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। ये समझ पा रहे हो आप बात? जो भी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या एमपीपीएससी सेलेक्ट हुआ है, किसी भी बच्चे का आपने इंटरव्यू देखा हो या उनने कुछ बताया हो, तो ये पहला उनका रहता है कि प्रीलिम्स तो आप कर लो, लेकिन मेंस के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और 100 बच्चे अगर तैयारी करते हैं, तो केवल 10 बच्चे नोट्स बनाने पे काम करते हैं। बाकी बाज़ार में मटेरियल ढूँढते रहते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए तो काम चल जाएगा। मार्केट में भी आप जाओगे तो कई प्रकार के नोट्स अब आपको दिखने लगे। क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे, फटाफट तैयारी नोट्स मिलेंगे कि जाइए पढ़िए और डिप्टी कलेक्टर बन जाइए। अगर इतना ही आसान होता, तो भाई क्यों 5-5 साल लगते बच्चों को? जो बच्चा जाता 2 महीने में नोट्स पढ़ता, वो सिलेक्शन लेके फ्री हो जाता। अब जो शॉर्ट नोट्स मैंने आप लोगों को दिए थे बना के 2024 में, तो अब उनको क्यों बंद करना पड़ा? 25 में भी मैंने नहीं दिए, 26 में भी नहीं दिए।
मुझे 1000 पेज लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 महीने का टाइम मैं निकालता और उनको लिख देता, थोड़ा अपडेट कर देता, फिर से मार्केट में आ जाते। लेकिन वो नोट्स जिस उद्देश्य से निकाले गए थे, उस उद्देश्य के अलावा उनका उपयोग होने लगा। क्या उपयोग हो रहा है? मैंने वो नोट्स आपको दिए थे कि एग्ज़ाम टाइम पर 2024 का मेंस है, कंटेंट ज़्यादा है नहीं, तो आप मार्केट से नोट्स खरीद के पढ़ते चलिए और चूँकि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए इन नोट्स के माध्यम से आप केवल रिवीज़न करके जाना। जब 1 महीना 20 दिन आपके लिए बचेगा, तो 2 से 3 बार आप रिवीज़न करके चले जाना, तो आपका काम हो जाएगा। ये उस नोट्स का उद्देश्य था। लेकिन उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ा कि विस्तृत नोट्स तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम केवल इन्हीं को पढ़ के जाएँगे और इसी में से मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस मानसिकता से वो नोट्स मार्केट में आए। अब क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा मुझसे नोट्स खरीद रहा है, तो मैं उसको थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता था। आंसर राइटिंग करा रहा था, जो चीज़ें उनमें छूटी थी, वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट कराई। जो पोर्शन उसमें कम था, तो उसको मैंने कंप्लीट कराया। लेकिन जो सीधा यहाँ-वहाँ से फ़ोटोकॉपी कराई, नोट्स लेके चले गए, अब उनको कुछ पता नहीं है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्स इसका रहा है, क्या इसमें कमियाँ हैं, कहाँ और मेहनत करनी पड़ेगी और उसी के आधार पर अपने 24 और 25 के मेंस की तैयारी कर ली। तो ये गलतियाँ बहुत हो रही हैं। इसलिए संजीवनी नोट्स को A4 साइज़ में मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ कि आप मक्कारी ना कर पाओ। A4 साइज़ के पेज रहेंगे, आप जाके प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लोगे, मेहनत नहीं करोगे। अब पीपीटी में दे दिए हैं, अब 1 यूनिट में 500 पेज की पीपीटी हो जाएगी, तो अब निकलवाने में भी महँगे पड़ेंगे। तो चलो एक ये उपाय हो रहा है कि आप लोग थोड़े बच रहे हो इससे। आगे जो नोट्स मिलेंगे वो भी इसी प्रकार से मिलेंगे, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि नोट्स हमें लगातार बनाना है। भले थोड़ा कम पढ़ पाएँ हम, लेकिन नोट्स कंप्लीट हमारे हो जाने चाहिए। तो ये बात समझ आ रही है कि शॉर्टकट नहीं लेना है, हमारे पास पर्याप्त टाइम है दिसंबर-जनवरी तक, बहुत अच्छे से नोट्स हमें बनाने हैं। अब नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, लगभग मौखिक रूप से तो मैं बता चुका हूँ 1-2 बार, लेकिन आज हम उनको प्रैक्टिकली तौर पर बताएँगे कि कौन-सी चीज़ आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और कौन-सी चीज़ों को आपको छोड़ना है। इसी में दिक्कत आ रही है कि संजीवनी नोट्स से कुछ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है सब इम्पोर्टेंट है। नो डाउट उसमें सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे रिवीजन नोट्स में कौन-कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, मेंस के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखते चलना, कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से समझते चलना और एक बार जब मैं समझा चुकूँगा आप लोगों को, उसके बाद आप पूछ सकते हो कि किस प्रकार की समस्या आपको आ रही है। क्लियर है ये बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से नोट्स आपको बनाने हैं। सभी बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है, वॉइस क्लियर आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी डिटेल्ड पीडीएफ है, जो संजीवनी नोट्स के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये संजीवनी नोट्स के नाम से आपको मिल रहे हैं और स्मार्ट 100 प्रोग्राम के अंतर्गत ये जानकारी आज हम साझा कर रहे हैं। इसमें नोट्स किस प्रकार से बनाना है, ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कितने डिटेल में नोट्स बनाने हैं, ये सारी बातों पर हमारी चर्चा आज होने वाली है। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, कई बार मैंने चर्चा की है कि जब आप लोग कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसको हाइलाइट करना ज़रूरी होता है। कोई भी नोट्स आप लेकर आते हो मार्केट से, किस प्रकार के बिंदु आपको हाइलाइट करने होते हैं, कैसे रीडिंग करनी होती है, इसकी कई बार हम चर्चा करते हैं। तो
आज मैं सबसे पहले आपको हाइलाइट करके बताऊँगा चीज़ें, किस प्रकार से हाइलाइट की जाती हैं, इसके माध्यम से आप समझ पाओगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक हमने पढ़ा था पहली क्लास में, तो वहीं से हम प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें हाइलाइट की जाती हैं। तो यहाँ पर आप समझोगे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में लिखा हुआ है, किस प्रकार से इसके नोट्स आपको बनाने हैं, कौन-सा महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है। तो हमारे नोट्स किस प्रकार से बनेंगे, कोई भी टॉपिक आपका रहेगा, कोई भी टॉपिक आपके सामने है, तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना के लिए कुछ पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। फिर उसकी आपके पास मेन बॉडी रहेगी, कुछ पॉइंट में, उसके बाद कुछ निष्कर्ष के बिंदु आपके पास होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे नोट्स बनने वाले हैं। नगर नियोजन की हम बात करेंगे, तो कुछ प्रस्तावना के पॉइंट आप लिखोगे, फिर उसके अंदर जो बिंदु हैं, उनकी आप चर्चा करोगे और लास्ट में यहाँ पर आप निष्कर्ष लिखोगे। ये बात क्लियर है? कि 3 फॉर्मेट में आपको लेके चलना है, प्रस्तावना, मेन बॉडी और निष्कर्ष, कोई भी टॉपिक रहे। अब किस प्रकार से चीज़ें हाइलाइट होगी? सबसे पहले हम प्रस्तावना की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं जब आप इसको पढ़ोगे, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन अत्यंत वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित और उन्नत शहरी सोच का प्रतीक था। तो ये एक प्रस्तावना लिखी हुई है। तो हमारे नोट्स में कौन से बिंदु आएँगे? आप यहाँ से लिखोगे वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित और उन्नत। केवल ये 3 शब्द आपकी प्रस्तावना में आने वाले हैं आपके नोट्स में। जब आप आगे पढ़ोगे, तो क्या इसमें आप खुद जोड़ पाओगे? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित और उन्नत था। ये आप अपने मन से जोड़ पाओगे जब आप आगे लिखोगे? तो ये बात समझ आई कि प्रस्तावना में केवल कितना मटेरियल आपके नोट्स में आएगा? वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित और उन्नत। और भविष्य में जब आपको प्रस्तावना लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो किस प्रकार से लिखोगे? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन अत्यंत वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित और उन्नत प्रणाली का था। हो गया हमारा काम केवल 3 शब्दों से। अब हम बात करते हैं मेन बॉडी को आपको किस प्रकार से बनाना है। तो जो आपकी सब हेडिंग मैंने दे रखी हैं, तो वो सब हेडिंग तो आपको एज़ इट इज़ लिखनी है। सब हेडिंग तो आपको एज़ इट इज़ लिखनी है। अब उन सब हेडिंग के अंदर आपको कितना मटेरियल लिखना है, ये आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला बिंदु है हमारा द्विभागीय नगर। पहला बिंदु है हमारा द्विभागीय नगर, तो ये तो आपको लिखना ही है। अब इसके अंदर क्या मटेरियल आएगा, इसकी हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो इसको हमने हाइलाइट किया द्विभागीय नगर। अब इसके अंदर 2 से 3 बिंदु हमें बनाने हैं। जैसे नगर 2 भागों में विभक्त था, ये तो हमारी सब हेडिंग से ही स्पष्ट है। तो हम बता देंगे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला आपका हो जाएगा, पूर्वी टीला हो जाएगा। बस इतनी ही जानकारी आपको बतानी है कि हमारी सब हेडिंग पहली क्या आएगी? द्विभागीय नगर, द्विभागीय नगर। इसके आगे चलेंगे तो क्या लिखोगे? इस प्रकार से आप बता दोगे, पश्चिमी टीला, दूसरा हो जाएगा पूर्वी टीला। और इनके कोष्टक में क्या बताओगे? जो पश्चिमी टीला था वो दुर्ग क्षेत्र था और जो पूर्वी टीला था वो आवास क्षेत्र था। तो केवल इतनी जानकारी आपको अपने नोट्स में लेके चलना है। और बाकी ये सारी जानकारी है, इन सबको हम अपने नोट्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपकी जानकारी के लिए है। कभी आपके मुख्य परीक्षा में ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन-सा नगर था, जहाँ दुर्ग एवं नगर दोनों दुर्गीकृत अवस्था में मिलते थे। ऐसा प्रश्न तो कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को समझाना है। तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी? द्विभागीय नगर। उसके अंदर पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला के ब्रैकेट में दुर्ग क्षेत्र हुआ करता था, पूर्वी टीला आवास क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ से आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। जब दूसरे पॉइंट पर हम चलेंगे,
भवन निर्माण, ये हमारी सब हेडिंग आएगी। इसके अंदर आप क्या लिखोगे? द्विमंजिला भवन, केवल द्विमंजिला आपको हाईलाइट करना है। आगे चलते हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। आगे चलते हैं, प्रायः फर्श कच्चा होता था। तो यहाँ से आपका पॉइंट खत्म हो गया। जो आप नोट्स बनाओगे, जिसमें भवन निर्माण पर आप बात करोगे, भवन निर्माण पर जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा? द्विमंजिला भवन। आगे चलोगे तो पक्की ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग। आगे चलोगे तो फर्श प्रायः कच्चा, कच्चा फर्श। ये आपका नोट्स कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कोई एडिशनल जानकारी देने की आवश्यकता नहीं। तो ये बात समझ पा रहे हो? किस प्रकार से चीजें हाईलाइट करनी है, कौन सा मटेरियल छोड़ देना है। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। घर की व्यवस्था, इसको हमने हाईलाइट किया। तो घर में किस प्रकार की संरचनाएं होती थी? स्नानागार, शौचालय, रसोई घर हुआ करते थे। दरवाजे खिड़कियों की ओर खुलते थे। बस इतनी ही जानकारी आपको देनी है। आगे बढ़ेंगे, सड़कें एवं नालियां तो शतरंज की तरह व्यवस्थित हुआ करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ढक्कन युक्त मेनहोल नालियां होती थी। बस इतनी जानकारी से आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और जानकारी नहीं देनी है। प्रमुख इमारतों की बात करोगे तो इसमें बता दोगे लोथल से आपको बोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से आपको अन्नागार प्राप्त हुआ है। इतनी जानकारी आप दे सकते हो। निष्कर्ष में आप क्या बताओगे? कि आधुनिक भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा को मूर्त रूप मिलता है यहाँ से। तो आप बताइए कि जो हमारा मटेरियल था, उसको लगभग हमने, अगर हमारे पास 100 शब्दों का मटेरियल था, तो हमने उसको 25 शब्द में समराइज कर लिया क्या? बताइए, 25 शब्द में हमने समराइज कर लिया। ये बात आप सभी समझ पा रहे हो? और जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो किस प्रकार से आपके नोट्स दिखाई देंगे? ये देखो, आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में चर्चा की गई है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन में कि जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे नगर नियोजन के, तो वो किस प्रकार से दिखाई देंगे। अब यहाँ पर समझना, जो बात मैंने आप लोगों को समझाई है वही आपको यहाँ दिखाई दे रही है। प्रस्तावना में हमने क्या लिखा है? व्यवस्थित एवं सुनियोजित नगरीकरण। इसी प्रकार से हमने वहां दो तीन पॉइंट, दो तीन शब्द हाईलाइट किए थे। आगे हम पढ़े, प्रायः दो भागों में विभाजित, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। यही हमने वहां चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, भवन प्रायः द्विमंजिला हुआ करते थे। यही हमने चर्चा की थी। आगे आगे बढ़ते हैं, तो प्रत्येक घर में स्नानागार, शौचालय, रसोई घर हुआ करता था। कच्ची सड़कें हुआ करती थी, चेसबोर्ड की तरह व्यवस्थित थी। नाली ग्रिड पद्धति में थी। कूड़ा करकट के लिए मैनहोल हुआ करता था। घरों के दरवाजे खिड़कियां किनारों की ओर खुलते थे। खिड़कियों का निर्माण बहुत कम होता था। ये बहुत ही सीमित जानकारी आपने यहाँ पर बता दी नगर नियोजन के बारे में। निष्कर्ष में हमने क्या लिखा है कि स्मार्ट सिटी योजना के समक्ष एक प्रकार से आदर्श प्रस्तुत करता है। तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं किस प्रकार से चीजों को शॉर्ट बनाना है। और अगर आप मेरा पूरा एक पेज देखोगे तो उस पेज के कितने से भाग में आपका हड़प्पा सभ्यता बन गया है, नगर नियोजन।
लगभग हमने 20% हिस्सा उपयोग किया है अपने एक पेज का अभी। तो यही आप लोगों को करना है। यहाँ आप देखोगे कि कितने पेज में मेरा हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट है। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज है और ये 5वां पेज है जहाँ कुछ मैंने एडिशनल जानकारी लिखी हुई। तो लगभग 4 पेज में आपका हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 पेज में हड़प्पा सभ्यता, 4 पेज में वैदिक सभ्यता, 4 पेज में मौर्य काल, 2 पेज में मौर्योत्तर काल, 4 पेज में गुप्त काल और 2 पेज में गुप्तोत्तर काल। तो टोटल 17-18 पेज में हमारा प्राचीन भारत खत्म हो गया और 17-18 पेज में आपका मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा। तो टोटल 35 पेज में आपका यूनिट कंप्लीट हो गया। तो लगभग इतने ही समराइज आप लोगों को नोट्स करने हैं। और एक बात बताइए, ये नगर नियोजन देख के आप लोगों को कहीं से ऐसा लग रहा है कि इतने मटेरियल के साथ आप 7 मार्कर नहीं लिख पाओगे? ऐसा लग रहा है क्या किसी बच्चे को कि इतने मटेरियल के साथ 7 मार्कर नहीं लिखा जा सकता? बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। तो यही काम आप लोगों को करना है। तो ज़रूरत ही नहीं है फैक्ट की। जब आप इस प्रकार से अपने नोट्स तैयार करोगे, प्रीलिम्स के आप फैक्ट तैयार करते हो, तो कुछ फैक्ट आपको याद नहीं रहेंगे क्या? अन्नागार आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़ा आपको लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ये फैक्ट तो हमारे दिमाग में पहले से रहते हैं। बस इनको कहाँ पुट करना है, ये आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जहाँ हमने स्नानागार का ज़िक्र किया है, तो कोष्टक में हमने वहाँ पर मोहनजोदड़ो लिख दिया। जहाँ हम अ, नगर को प्रायः 2 भागों में विभक्त करते हैं, इस प्रकार का कोई चर्चा करेंगे तो कालीबंगा का नाम लिख देंगे। गोदीवाड़ा का ज़िक्र करेंगे तो ब्रैकेट में हम लोथल लिख देंगे। तो इन अगर छोटी-छोटी चीज़ों को आप अपने नोट्स में लिखने जाओगे, तो कहीं न कहीं आपके नोट्स बहुत विस्तृत हो जाएँगे। हमें बिल्कुल क्रक्स मटेरियल चाहिए जो मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। बाकी एग्ज़ाम्पल्स हमें धीरे-धीरे पुट करना सीखना पड़ेगा। जो प्रीलिम्स के फैक्ट हमें याद रह जाते हैं, उन फैक्ट को कहाँ किस प्रकार से शामिल करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। और इन नोट्स की हम बात कब कर रहे हैं? जब आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा और 15 से 20 दिन पहले आपको 2 बार रिवीज़न करना है, तब इन नोट्स का हम प्रॉपर रिवीज़न करेंगे। और 3 महीने जब हम पढ़ेंगे, तो हम थोड़े से अपने डिटेल नोट्स भी देखते जाएँगे, ताकि एग्ज़ाम्पल्स आपके दिमाग में आते जाएँ, कि लास्ट टाइम पर आप उनको बिल्कुल ही ना भूल जाओ। नगर नियोजन एक बार तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जब हमें 4 महीने का टाइम मिलता है मेंस के पहले, तो वो एग्ज़ाम्पल्स आपके दिमाग में रहेंगे। और प्रीलिम्स में हम इतना अधिक पढ़ के आते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत आराम से आप कर पाओगे। तो नगर नियोजन के नोट्स इसी प्रकार से आपको बनाने हैं कि एक पेज के लगभग 20% हिस्से में आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है सभी को? और मैंने जो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बना के दिए थे, वो नोट्स भी कुछ इसी प्रकार से मैंने डिज़ाइन किए थे। उन नोट्स को भी इसी प्रकार से मैंने डिज़ाइन किया था जो मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स थे। बस इसको एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखवा दिया था क्योंकि मेरी राइटिंग हो सकता है आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आती, तो इस प्रकार से वही नोट्स आपको उपलब्ध कराए थे। अब दिक्कत कहाँ आ गई थी कि अब बच्चों ने इन्हीं नोट्स को सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जबकि ये नोट्स पढ़े जाते हैं डिटेल में पढ़ने के बाद। ये बात सभी बच्चे समझ रहे हैं कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ कि इन नोट्स को सीधा नहीं पढ़ना है। अब यहाँ कई ऐसी जानकारी है जो मिसिंग है। आपको तो लगेगा कि इतने से काम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इतने से काम नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपको बैक में फिर से पढ़नी पड़ेंगी, तो इस बात को समझना है। जो संजीवनी नोट्स मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, ये बहुत मेहनत के साथ तैयार किए हैं। लगभग बहुत सी जानकारी यहाँ पर मैंने एकत्रित करने की कोशिश की है
कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के राजनैतिक जीवन की जब हम बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के राजनैतिक जीवन के बारे में कोई विशेष मत हमारे पास नहीं है कि बिल्कुल पुख्ता जानकारी आपके पास हो कि हड़प्पा सभ्यता का राजनैतिक जीवन किस प्रकार का रहा होगा। हम कैसे पढ़ते हैं? कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हुए हैं। कोई कहता है कि जनतांत्रिक प्रणाली थी, कोई कहता है कि नगर परिषद हुआ करती थी, कोई कहता है कि जनप्रतिनिधियों का शासन हुआ करता था। तो इस प्रकार के जो नोट्स होते हैं, इनको हम अपने मन से नहीं लिखते हैं। हमने जो जानकारी पढ़ी हुई है, तो उन्हीं का रेफरेंस देकर हम इस जानकारी को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 4-5 नाम दिए हुए हैं और किसने किस प्रकार का मत प्रस्तुत किया है, तो उस मत के बारे में हमने यहाँ पर बताया है। तो ये एज़ इट इज़ आपको अपने नोट्स में बना लेने हैं कि कौन-कौन सी विचारधाराएँ हड़प्पा सभ्यता के राजनैतिक जीवन के बारे में दी गई हैं। इनको वैसे भी मैंने समराइज़ करके लिख दिया है, तो एज़ इट इज़ आपको अपने नोट्स में बना लेना है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रस्तावना के लिए कुछ की पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे संगठित समाज, समानता, स्वच्छता और विस्तृत नगरीय जीवन। तो ये 4-5 शब्द आपको अपनी प्रस्तावना के लिए तैयार करने हैं। इतना लिख के आप रखोगे, फिर आगे-पीछे के शब्द आप खुद से जोड़ दोगे। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक सामाजिक जीवन के कुछ की पॉइंट हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। सब हेडिंग तो एज़ इट इज़ आपको लिख लेनी है, जैसी मैंने आपको लिख कर दी है कि समतामूलक समाज हुआ करता था, सामाजिक वर्ग कैसा था, प्रजातीय विविधता हुआ करती थी, वर्ग विभाजन, स्त्रियों की दशा, उपयोगितावाद, शिक्षा एवं मापतौल। अब इनके अंदर कितनी जानकारी आपको लिखनी है, तो ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि समतामूलक समाज की हम बात करें, तो सभी बच्चों को पता है कि समतामूलक समाज क्या होता है? बताइए। समतामूलक समाज अर्थात सभी समान थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। तो क्या इसके अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत है आपको अपने नोट्स में? समतामूलक समाज को समझाने की ज़रूरत है, इसका अर्थ तो आपको पता है कि समतामूलक समाज का अर्थ होता है कि सभी समान थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो केवल सब हेडिंग आपको यहाँ पर लिख लेनी है। आगे चलते हैं सामाजिक वर्ग की ओर, तो आपको बताना है कि 4 भागों में विभाजित था। अब ये कौन से 4 भाग थे? तो या अगर आपको ये याद है तो बढ़िया है, अगर याद नहीं है, तो फिर आप इनका नाम लिख लीजिए कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 भागों में बाँटा गया था। आगे हम चलते हैं तो प्रजातीय विविधता, केवल सब हेडिंग से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 2-3 प्रजातियाँ आपको यहाँ पर बता देनी है। आगे चलते हैं वर्ग विभाजन की ओर। तो वर्ग विभाजन में आपको बताना है, जैसा कि हमने नगर नियोजन में पढ़ा है, कि नगर भी 2 भागों में बँटे होते थे। एक दुर्ग क्षेत्र होते थे, जहाँ विद्वान योद्धा निवास करते थे। दूसरा आवासीय क्षेत्र होता था, जहाँ पर आपके श्रमिक और सामान्य किसान निवास किया करते थे। तो एक प्रकार से ये वर्ग विभाजन हो जाएगा। स्त्रियों की दशा की हम बात करें, तो केवल आपको यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज को हाइलाइट कर लेना है कि मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। और आगे बढ़ें तो किस प्रकार से मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था, इसका कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हो? तो आप बता सकते हो कि हमें इस प्रकार की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जो देवी की उपासना का प्रमाण देती हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल तो आपको याद रहेंगे, प्रीलिम्स में आपने पढ़ा हुआ है कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली है, हड़प्पा से मिली हुई है। इसको आप एग्ज़ाम्पल में लिख सकते हो। उपयोगितावाद को आप लोग समझते हो, इसके अर्थ को लिखने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा एवं मापतौल के बारे में आप चर्चा कर सकते हो।
इनके अंदर खूब जानकारी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी माप हुआ करती थी, वो 16 का गुणज हुआ करती थी। हाथी दाँत के वो बने होते थे पैमाने। तो ये तो हम प्री में सब कुछ पढ़ के आए हैं। तो ज़्यादा कुछ जानकारी हमें अपने नोट्स में देने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शांति प्रिय स्वभाव हुआ करता था। ज़्यादा कोई युद्ध वगैरह हमें देखने के लिए नहीं मिले। भोजन मनोरंजन में आप बता सकते हो, शाकाहार, मांसाहार दोनों भोजन थे। मनोरंजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना, चौपड़ खेलना, ये तो हमें बिना लिखे सारी जानकारी पता है। चाहे आपसे प्राचीन भारत पूछा जाए, चाहे आपसे मध्यकालीन भारत पूछा जाए, जब भी आप खान-पान और मनोरंजन की चर्चा करोगे, तो खान-पान में आपको शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों बताना है और मनोरंजन के साधन में शिकार, मछली पकड़ना, चौपड़ खेलना, पासा खेलना, संगीत होना, नृत्य होना, ये आप किसी में भी लिख सकते हो। मुगल हो, चाहे सल्तनत काल हो, गुप्त काल हो, गुप्तोत्तर काल हो, किसी भी काल के सामाजिक जीवन में जब आप भोजन और मनोरंजन को बताओगे, तो यही पॉइंट आपको लिखने हैं। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बताना कोई बड़ी चुनौती है क्या? कितना शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है। केवल सब हेडिंग आपको बतानी है, बाकी का मटेरियल तो आप आसानी से बता पाओगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हो। अगर समतामूलक समाज को आप एक्सप्लेन करना नहीं चाहते हो, तो आप केवल समतामूलक समाज लिखकर आ सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो। अगर 10 मार्कर में पूछ लिया, तो फिर आपको समतामूलक समाज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि समतामूलक समाज मतलब सभी वर्ग समान हुआ करते थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। एक्सप्लेन कर दोगे। अगर 7 मार्कर में पूछा है, तो आप सीधा भी लिख के आ सकते हो। हड़प्पा सभ्यता समतामूलक समाज थी। इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये निर्भर करेगा कि आप कहाँ लिखना चाहते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। अब चूंकि इसके नोट्स थोड़े से बड़े हैं, तो इसको किस प्रकार से समराइज करना है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ प्रस्तावना शायद नहीं लिखी हुई है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में। तो आपको बताना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत आर्थिक व्यवस्था थी जो व्यापार एवं कृषि पर निर्भर थी। तो ये लिख सकते हो आप, क्योंकि इतनी जानकारी है आपके पास। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको समझना है। पहली सब हेडिंग आपकी कृषि आ जाएगी। अब इसके बारे में क्या लिखना है, हमें केवल 2 पॉइंट में इसकी जानकारी को एकत्रित करना है। जैसे कि नदियों के किनारे विकसित। अब यहाँ से क्या समझ आएगा जब आप अपने नोट्स में लिखोगे नदियों के किनारे विकसित सभ्यता थी, अर्थात उपजाऊ जमीन रही होगी, पानी की पर्याप्त मात्रा होगी, कृषि उन्नत अवस्था में होगी। ये 3 पॉइंट आपके अपने आप निकल आएंगे। अगर आपको ये पता है कि नदियों के किनारे विकसित सभ्यता है और कौन-कौन सी फसलों की कृषि होती थी, आपको ये बताना है कि गेहूँ, जौ, मटर, तिल, चना, सरसों, तरबूज, खरबूज। केवल ये 2 पॉइंट आपको अपने नोट्स में शामिल करने हैं। तो बाकी की जानकारी यहाँ पर आप छोड़ दोगे। कुछ एग्जाम्पल आपने प्रीलिम्स में पढ़े होंगे कि कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट आपको याद है, तो कभी 10 मार्कर में लिखने की आवश्यकता पड़ी तो आप लिख पाओगे आसानी से। और आगे चलते हैं। पशुपालन की अगर हम बात करें, तो आप बता सकते हो कि किन प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला ही पॉइंट है कि प्रमुख पालतू पशु कुबड़ वाला सांड, भैंस, गाय, बकरी आदि का पालन होता था। तो एक पॉइंट यहाँ पर काफी है। फिर कहाँ से आपको घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से आपको ऊँट के साक्ष्य मिले हैं, ये सब जानकारी तो हमारे दिमाग में रहती है क्योंकि प्रीलिम्स में आपने पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, शिल्प एवं उद्योग।
शिल्प एवं उद्योग में आप क्या बताओगे कि विकसित अवस्था में थे, इतनी जानकारी पर्याप्त है, विकसित अवस्था में थे। आगे बढ़ते हैं वाणिज्य एवं व्यापार पर, तो आपको बताना है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों प्रकार के हुआ करते थे। यातायात एवं संचार की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आपको बताना है स्थल एवं जल मार्ग से व्यापार हुआ करते थे। स्थल मार्ग में आप बता दोगे इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, और जल मार्ग में आप नाव के बारे में बता दोगे। तो केवल इतनी सीमित जानकारी के साथ आगे बढ़ते जाना। जब आप लिखने जाओगे तो आपको पता है कि लोथल से आपको गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल आसानी से बता पाओगे। इसी प्रकार से मापतौल में हम आगे बढ़ेंगे। हाथी दाँत के स्केल हुआ करते थे, 16 का गुणज था। बहुत संक्षेप में आप लिख दोगे। किस प्रकार से लिखोगे? आपका पॉइंट क्या बनेगा? जैसे आपका पॉइंट बना मापतौल, मापतौल आपका पॉइंट बना, आगे क्या बताओगे? हाथी दाँत के स्केल, हाथी दाँत के स्केल, और कॉमा लगा के बता दोगे 16 के गुणज। इस प्रकार से इतनी सीमित जानकारी के साथ आपका नोट्स में पॉइंट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नगरीकरण की अगर आप चर्चा करोगे, मुद्रा व्यवस्था की आप चर्चा करोगे, तो आपको बता देना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, और यहाँ पर मोहरों का सीमित उपयोग। इस प्रकार के बहुत छोटे पॉइंट आप बना सकते हो। नगरीकरण की हम चर्चा करते हैं, तो कुछ एक दो नगरों का आपको नाम बता देना है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इतना बड़ा आंसर आपका बहुत सीमित शब्दों में खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 40 से ज्यादा शब्द कहीं आपको लिखने की जरूरत है। 40 शब्दों में आप सामाजिक व्यवस्था बता दोगे, 40 शब्दों में आप राजनीतिक व्यवस्था बता दोगे, 40 शब्दों में आप आर्थिक व्यवस्था बता दोगे। इसी प्रकार से आपको सारे नोट्स तैयार करते चलना है। तो ये समराइज किस प्रकार से होंगे, आप लोगों को समझ आ रहा है? काफी कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत जा रही थी। निष्कर्ष नोट्स में बनाने में दिक्कत जा रही है कि आंसर कॉपी में? नोट्स बनाने में क्यों दिक्कत जाएगी? यहाँ तो लिखा हुआ है आपके समक्ष। जैसे हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन आपने किया है, तो यहाँ तो पहले से हाईलाइट है कि हड़प्पा सभ्यता कृषि, पशुपालन, व्यापार पर आधारित थी। इसी संपन्नता ने इसे भारत की प्रथम नगरीकृत सभ्यता बनाया। दो दो निष्कर्ष लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो जो एक निष्कर्ष आपको अच्छा लगता है उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। बिल्कुल चलेगा। जैसे कि मैंने बताया है कि आपने प्रश्न पढ़ा, आपने आंसर लिखा, उसी का जो क्रक्स निकल के आ रहा है उसको आप बता दीजिए। आप उसके महत्व का उल्लेख कर सकते हैं, उद्देश्य का उल्लेख कर सकते हैं, या उसको भविष्य से जोड़कर आप बता सकते हो। ये 3 प्रकार से हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। कोशिश करिए आप बनाने का, बिल्कुल कोई ट्रिक मत खोजिए कि हमें इस प्रकार से ही निष्कर्ष लिखना है। आप प्रैक्टिस करिए कि कितने तरीके हो सकते हैं निष्कर्ष लिखने के, किन-किन तरीकों से लिखा जा सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, उतने ज़्यादा परफेक्ट आप निष्कर्ष में होते जाओगे। अपने आप को बाँधना नहीं है कि एक ट्रिक हमने बता दी कि इस प्रकार से निष्कर्ष लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से आप लिखते जाओ। तो आएगा धीरे-धीरे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे इकोनॉमी और भूगोल की हम बात करेंगे, कि उनका निष्कर्ष एक ट्रिक के माध्यम से लिखते हैं, आपको केवल महत्व बताना है, इकोनॉमी और भूगोल में। तो वहाँ बहुत आसानी से आप कर पाओगे। अभी एक बच्चे का प्रश्न है कि एक बार नोट्स हम ये बना लेंगे तो रिवीजन के लिए फिर से बनाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बनाने हैं। आप जो नोट्स अभी बना रहे हो, तो इनको इस प्रकार से बनाना है कि ये रिवीजन के लिए भी आपके बिल्कुल काम आए। एक यूनिट अगर आपका 30 पेज में बनता है, 35 पेज में बनता है, तो एक पेपर आपका लगभग 350-400 पेज में आ जाएगा। तो इतने पेज रिवीजन करके जाना संभव है।
10 घंटे का हमें टाइम मिलता है, जब हमारा एग्ज़ाम होता है अगले दिन, तो 300-400 पेज आप क्विक रिवीज़न के साथ जा सकते हो। कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को नोट्स बनाने और जैसे कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स जो अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो उनको देख के भी आप बना सकते हो। मैं इस बात से मना करता हूँ कि आपको कॉपी नहीं करना है, लेकिन उन नोट्स का अनुसरण तो आप कर सकते हो कि इसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको समझनी है। समझ में ऐसे आता है जैसे आप मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखते हो। तो मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसी अर्थव्यवस्था के आधार पर तो मौर्योत्तर काल स्वर्ण युग में पहुँचा। अगर उसको बिल्कुल गिरी हुई अर्थव्यवस्था मिल जाती तो क्या वो इतने उच्च स्तर पर पहुँच पाता क्या? अब यहीं अगर इसी की हम बात करें, ये हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की, तो हमने इसे आधुनिक भारत की स्मार्ट सिटी से जोड़ा, तो यह एक भविष्य की अवधारणा तो है। हमने आर्थिक व्यवस्था में यहाँ पर ये बताया कि इसने भारत की प्रथम नगरीकृत सभ्यता बनाया। तो यह एक प्रकार से भविष्योन्मुख निष्कर्ष तो हम बता रहे हैं, इसको भविष्य से जोड़ते हुए। नगर नियोजन को आप इस प्रकार से बता सकते हो कि जैसे आपने सारे पॉइंट बताए, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि अतः उपरोक्त बिंदु बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत नगर नियोजित प्रणाली थी। आपने कुछ नहीं आपको आ रहा है, आपने स्मार्ट सिटी छोड़ दो, लेकिन आपने जो पॉइंट बताए हैं, तो उसके आधार पर आप कंक्लूड तो कर सकते हो। अतः उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता रही होगी। आपने बताई इस प्रकार की एक अवधारणा, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपने आप को सीमित मत करिए, कि किसी ने बोल दिया कि भविष्योन्मुख निष्कर्ष लिखना है तो अब उसी में दिमाग लगाए बैठे। आप महत्व लिख दीजिए, आप उद्देश्य लिख दीजिए, आप अगर उसको भविष्योन्मुख लिख सकते हो तो उससे लिखिए, या कुछ आपसे नहीं आ रहा है तो जो जानकारी आपने ऊपर बताई है उसका क्रक्स लिख दीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक नींव कृषि, पशुपालन एवं व्यापार पर आधारित थी। ये कोई नया पॉइंट तो नहीं है, जो जानकारी हमने ऊपर लिखी है यहाँ पर लिखा हुआ है। बस आगे आप एक शब्द जोड़ दीजिए कि निष्कर्षतः हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक नींव कृषि, पशुपालन, व्यापार पर आधारित थी। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार पर आधारित थी। इस प्रकार के शब्दों के साथ आप उसको कंक्लूड कर दीजिए, जो जानकारी आपने ऊपर लिखी है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कैसे बताएँगे, बड़ा कठिन हो रहा है। बस हमारा प्रयास ये रहेगा कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, एक बार उसको प्रैक्टिस करें। मैंने प्रस्तावना कहीं-कहीं मिस की है इन टॉपिक में, लेकिन निष्कर्ष मैंने हर जगह लिख के दिया है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करेंगे, तो यहाँ मैंने ये निष्कर्ष लिख कर दिया है। क्योंकि प्रस्तावना बनाने लगोगे आप, धीरे-धीरे सीख जाओगे, निष्कर्ष आपको सब जगह मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता के दाह संस्कार के ऊपर आपको यहाँ मिल जाएगा, लिपि के ऊपर निष्कर्ष मिल जाएगा। ये सारे यहाँ नोट्स में लिखकर आपको दिए गए हैं। तो जितनी जानकारी अभी तक मैंने आप लोगों को दी है, तो उस जानकारी के आधार पर आप लोगों को नोट्स बनाना प्रारंभ करना है। और आप लोगों को भविष्य में जहाँ दिक्कत आएगी, तो इस प्रकार की क्लासेस लगभग हर 10-15 दिन में हम करते जाएँगे। इतना काम आप लोग करिए, थोड़ा बहुत आप लिखना सीखोगे। अब इसके बाद नई समस्या कहाँ उत्पन्न होगी, तो फिर हम उसकी क्लास करेंगे। जब हम भूगोल के पोर्शन पर आएँगे तो उसके नोट्स थोड़े अलग तरीके से बनाने हैं, तो उसकी मैं चर्चा करूँगा। तो ये क्लासेस हमारी लगभग हर 10-15 दिन में एक बार होती जाएगी। अभी आप लोगों के पास केवल थ्योरी है और इसी थ्योरी को समराइज़ करके नोट्स बनाते चलना है। जो हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को सैंपल के लिए कुछ दिए गए थे, तो इनका अनुसरण आप कर सकते हो।
एज़ इट इज़ कॉपी आप लोगों को नहीं करना है, लेकिन इसका अनुसरण आप कर सकते हो, कि किस प्रकार से प्रस्तावना निष्कर्ष आप लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ये लगभग हमारी चर्चा थी। अब इसके बाद किसी बच्चे को और कोई समस्या आ रही है नोट्स बनाने में, तो फिर आप बताइए? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। ये अंकित ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे जो टॉपिक रहेंगे 7 मार्कर तक के लिए तो हम अपने नोट्स में लिख के रखेंगे। लेकिन जो 10 मार्कर आपसे पूछ लिए जाएँगे, तो उसमें जो भी सब हेडिंग हमने बनाई हुई है, उसके अंदर 2-2 सब पॉइंट आपको बताते चलना है। 2-2 सब पॉइंट आप छोटे-छोटे बताते चलोगे, तो आपका आंसर वहाँ से कंप्लीट होता जाएगा। तो आवश्यकता नहीं है, ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सारे ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समतामूलक समाज की हम चर्चा कर रहे थे, 10 मार्कर में लिखना है। समतामूलक समाज हेडिंग डालेंगे, उसको इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे। पहला पॉइंट सभी वर्ग समान। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट हो जाएगा कोई भेदभाव नहीं। इस प्रकार से आप उसको बनाते जाओगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जोड़ोगे, तो ऐसे प्रकार के उनमें 1-1, 2-2 सब पॉइंट आप बनाते जाओगे। कोई दिक्कत नहीं आती। अब जब आप लिखोगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ जाओगे। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके दिमाग से डाउट निकलते जाएँगे। यूनिट 2 जो मैंने आप लोगों को वो तो वैसे भी बहुत समराइज़ करके दी है मैंने आपको फ़ाइल। उसमें तो केवल पीपीटी में ही हम बात करें तो 60-70 पेज हैं लगभग। उसको जब जब अपने नोट्स में आप बनाओगे तो 20-25 पेज में खत्म हो जाएगी वो यूनिट। उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उसको ऑलरेडी मैंने समराइज़ करके दिया है। उसको एज़ इट इज़ भी आप लिख लोगे तो 20-25 पेज में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएँगे। नहीं। यूनिट 2 आपको पूरा लिखना है। जो आपका प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश है प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश है, उसको आप छोड़ सकते हो, उसको कम कर सकते हो, लेकिन जो राजवंश वाले जितने टॉपिक हैं, उनको कंप्लीट आपको लिखना है। क्यों लिखना है इसका रीज़न मैं बताता हूँ। 2 मार्कर आपसे वहाँ से पूछे जाएँगे। बहुत छोटे-छोटे शासक हैं जिनसे 2 मार्कर आपसे पूछे जाएँगे, तो वो बनना आपसे ज़रूरी है। और बताइए कोई समस्या आ रही हो इसके अलावा? मेंस के पीवाईक्यू अ, मीन्स के पीवाईक्यू आप देख सकते हो, मतलब देख लेना मार्केट में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर तो आते हैं, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो, तो मेरे ख्याल से एक ही बुक आती है उसकी शायद दर्पण पब्लिकेशन की रहती है कुछ। देख लेना मार्केट में 1-2 बुक ही आती हैं, तो उसमें से कोई भी खरीद लेना। पेपर 5 की अगर मैं बात करूँ तो 2 बुक बहुत अच्छी आती हैं। एक मयंक सर की बुक भी बहुत अच्छी है और निर्माण ने जो हाल ही में बुक लॉन्च की है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी है। क्यों ज़्यादा बेटर लगी है? कि हिंदी में आपसे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। जितना ज़्यादा आप तैयार कर लोगे उतनी ज़्यादा सहूलियत रहेगी। मयंक सर की किताब में कुछ कम कंटेंट है, निर्माण में थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो इसलिए मैं निर्माण की सलाह दे रहा हूँ।
जिन बच्चों को ट्रांसलेशन जैसे टॉपिक में दिक्कत आती है, तो उनको निर्माण की किताब पढ़नी चाहिए, ताकि बाकी पोर्शन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे, तो आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट मिलेगा। और पेपर 6 निबंध के लिए ये भी आप लोग निर्माण की किताब ला सकते हो। इसमें बढ़िया टॉपिक दिए गए हैं, उनसे आप काफ़ी कुछ चीज़ें तैयार कर लोगे। आकार के नोट्स हैं, ठीक है, लेकिन आकार का मटेरियल थोड़ा-सा कम है। हिंदी के लिए अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा-सा कम है। हाँ, ये इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है, तो इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा। बिल्कुल डेफ़िनेशन लिखी जाती है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे पॉलिटी में इसकी चर्चा होगी, समाजशास्त्र में केवल डेफ़िनेशन से काम चल जाएगा, उद्यमिता में केवल डेफ़िनेशन से काम चल जाएगा, इकोनॉमी में डेफ़िनेशन से काम चल जाएगा, लेकिन इतिहास में किसी प्रकार की कोई डेफ़िनेशन नहीं है, तो यहाँ थोड़ा-सा हमें अलग काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए हम प्रश्न से कीवर्ड्स चुराते हैं और उन्हीं कीवर्ड्स के आधार पर अपनी प्रस्तावना को लिख देते हैं। ज्योग्राफी बहुत आसान है, जब हम उस पर आ जाएँगे उसकी प्रस्तावना निष्कर्ष लिखना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसमें कुछ बताना ही नहीं होता, कोई भी टॉपिक आपसे पूछा गया है, या तो उसकी भौगोलिक स्थिति बता देनी है, या जैसे फसल पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, तो इनकी हम डेफिनिशंस बता दिया करेंगे और निष्कर्ष में केवल हमें उसको अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर महत्व बताना है, तो बहुत आसान है, भूगोल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो ये नोट्स बनाने वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी। तो इस प्रकार से थोड़े से नोट्स अपने बनाते चलिए। अभी कुछ दिन बाद फिर से हम चर्चा करेंगे इस बारे में। तो जो दिक्कत आप लोगों को आएगी तो वो पुनः बताना, उन पर फिर से काम करेंगे। अभी क्लास को हम खत्म करते हैं। बच्चे क्ल बच्चे क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो रुक सकता है।